Guys, today we are going to start a new chapter of your class 10 chemistry and that is metals and non-metals. तो ये चैप्टर है ना बहुत ही इजी सी है और बहुत इंटरेस्टिंग सा है। इसमें हमें पढ़ना क्या है कि आप मेटल्स और नॉन मेटल्स में आप डिस्क्रिमिनेट कैसे कर पाओगे। हमें यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही बेसिकली पढ़ना तो है इस चैप्टर में, लेकिन कौन सा सब्सटेंस मेटल की कैटेगरी में आता है और कौन सा नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, ये आपको सबसे पहला समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर हम इन दोनों को समझ भी लेते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर भी लेते हैं, तो इन दोनों सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मीन्स एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, ये हमें मिलता कैसे है ये दोनों सब्सटेंस, तो इसके बारे में भी हमें समझना है। तो चलो पहले हम शुरू करते हैं कि मेटल्स की पहचान कैसे की जाए, कि कौन सी सब्सटेंस मेटल्स है ये हम कैसे समझ सकते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की भी पहचान करना हम सीखेंगे, लेकिन पहले शुरू करते हैं मेटल्स की पहचान करना। तो मेटल्स यानी कि मेटल्स का कुछ कुछ एग्जाम्पल क्या हो जाता है। आयरन जैसे हमें पता है मेटल है, कॉपर मेटल है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड, ये सारा क्या है मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हो गया मेटल्स की कैटेगरी, लेकिन अब हमें समझना है कि मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। देखो हम यहाँ पे दोनों ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब इसका फिजिकली आप इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हो कि वो सब्सटेंस मेटल है कि नहीं है, यानी कि मेटल है कि नॉन मेटल है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसके लिए चलो हम पहले समझ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो सबसे पहला नंबर पे आता है मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर के बारे में क्या बताया गया है। लस्टर यानी कि एक शाइनिंग सरफेस। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। मतलब मेटल कोई सा भी आप अगर मेटल ले लो, चाहे वो गोल्ड लो, चाहे वो एल्यूमिनियम लो, चाहे वो आयरन लो, कॉपर लो, कोई सा भी मेटल ले लो, आप देखोगे उसका जो सरफेस जो रहेगा मेटल का, उसका सरफेस ना बड़ा ही शाइन करता हुआ रहेगा, उसका सरफेस शाइनिंग हमें मिलता है। ठीक है, तो सारे ही मेटल्स के क्या होते हैं, सरफेस शाइनिंग ही रहते हैं। लेकिन तभी जब वो प्योर स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल आप एक आयरन का रॉड ले लिए हो और वो रॉड में बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है, रस्टिंग कोरोजन हो चुका है उस रॉड में, तो तब आपको उसका सरफेस शाइनिंग नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला गया है मेटल अपने प्योर स्टेट में, मीन्स उसमें कुछ रस्ट या फिर कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए, वो अगर अपने प्योर स्टेट में है तो डेफिनेटली उसका सरफेस शाइनिंग होगा। इसीलिए हम उसे कहते हैं लस्टर। लस्टरस सरफेस मीन्स शाइनिंग सरफेस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेटल्स का, तो हमने मेटालिक लस्टर का बात कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं हार्डनेस। हमें पता है ना मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं। ठीक है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सारे ही बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। नॉर्मली मेटल्स हार्ड होते हैं। देयर हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अब सारे ही मेटल्स इक्वली हार्ड तो नहीं होते हैं ना, कोई थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, कोई थोड़ा कम हार्ड होता है। द थर्ड प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थीन शीट्स। मतलब आप मेटल के पतले पतले शीट्स बना सकते हो। शीट्स मतलब मेटल को आप बीट कर करके, मेटल को ठोक ठोक के बीट करके आप क्या कर सकते हो, उसके पतले शीट्स बना सकते हो। ठीक है, एक पेपर जितना पतला होता है ना, उससे भी पतला आप शीट्स ड्रॉ कर सकते हो। ऑफ व्हाट, गोल्ड का और सिल्वर का। ये हाईली मलिएबल सब्सटेंस है, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर को आप देखोगे, जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो भी बनते हैं, ज्वेलरी वगैरह जो भी बनते हैं, वो नॉर्मली गोल्ड और सिल्वर का ही बनता है स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि उसे हम पतला एकदम थिन शीट्स में आप उसे बीट कर सकते हो। यानी कि आप ये भी जानते हो, मतलब गोल्ड और सिल्वर ये सारे तो बेस्ट मतलब सबसे अच्छे तरीके से ये मैलिएबल, मतलब मैलिएबिलिटी का फीचर ये शो करता है। ये सबसे ज़्यादा आप इसे बीट करके पतला शीट्स में ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन एल्यूमिनियम का भी आप देखे होंगे शीट्स, एल्यूमिनियम फॉयल जानते हो ना, तो एल्यूमिनियम फॉयल कैसे बनता है, एल्यूमिनियम मेटल को बीट करके करके उसका पतला शीट्स ड्रॉ कर दिया जाता है, और वही तो है एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, तो चलो हमें पता चल गया कि सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। द फोर्थ फीचर इज डक्टिलिटी। और यहाँ पे क्या बताया गया है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आप क्या कर सकते हो, अच्छा मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में कंफ्यूज नहीं करना आपको। मेलिएबिलिटी मीन्स आप थिन शीट्स में आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, और डक्टिलिटी मीन्स आप थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो। मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दैट इज मेलिएबिलिटी, एंड मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, एंड दैट इज डक्टिलिटी।
ठीक है, आपको क्लियर हुआ कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में डिफरेंस क्या है? ठीक है, चलो यहाँ तक तुम समझ गए। नेक्स्ट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हमें ये तो पता है कि मेटल से हीट बहुत अच्छे तरीके से पास हो सकता है, इवन इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छे तरीके से पास हो सकता है। यानी कि आप अगर ऐसा करो, आप अगर एक मान लो आयरन रॉड लेते हो, आयरन का एक रॉड लेते हो और यहाँ पे आप जला देते हो एक कैंडल। मैंने कुछ अच्छे तरीके से नहीं बनाया बट आप समझ लो ऐसा कि यहाँ पे आपने ये बंद कर दिया है एक कैंडल। तो आयरन रॉड को आप मानो यहाँ से पकड़े हुए हो, यहाँ से ये आपका हैंड है, आप इसे पकड़े हुए हो और यहाँ से आप इसे हीट कर रहे हो। तो हीट क्या होगा, इसके अंदर से फ्लो होगा और कुछ टाइम के बाद आपका इधर वाला, आप जो हैंड में जिस उसे जब आयरन रॉड को पकड़े हुए हो, तो आपका दूसरे वाला एंड में जहाँ से आप पकड़े हुए हो वहाँ पे भी आपको हीट फील होगा, यहाँ पे भी आपको क्या होगा, हीट फील होगा, यहाँ पे भी आपको गर्म लगेगा और आप आयरन रॉड को नहीं पकड़ पाओगे। क्यों, ऐसा क्यों? हमने तो हीट किया था बस ये वाले एंड को, हमने तो इस वाले एंड को हीट नहीं किया था, लेकिन हीट फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। इट मीन्स मेटल से आप हीट भी फ्लो करवा सकते हो। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब हीट को तो बहुत अच्छे तरीके से वो अपने अंदर से फ्लो होने देता है, लेकिन इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मीन्स ऐसा नहीं कि वो तुरंत ही मेल्ट कर जाएगा। अब अगर मेटल में थोड़ा सा हीट प्रोवाइड किया और वो मेटल मेल्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। किसका? मेटल्स का। डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स ओनली। Silver and copper are the best conductors of heat and it is very important. This line is very important actually. Silver और copper जो होते हैं ये best conductor of heat होते हैं and lead and mercury are comparatively poor. ठीक है, लेड और मरकरी उतने अच्छे कंडक्टर नहीं है हीट के, और सिल्वर और कॉपर जो है ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर है हीट के। ठीक है, तो इसीलिए आप घर में देखे होंगे जितने भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वगैरह रहता है वो कॉपर का बना हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा, और आप ये देखे होंगे जो हमारा जो थर्मोमीटर रहता है वो उसके अंदर में मरकरी डला हुआ रहता है। क्यों? बिकॉज इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड दैट इज वाई वी आर यूजिंग मरकरी इन दैट। तो क्या अब बस मेटल से हीट ही कंडक्ट होता है क्या अच्छे तरीके से? ऐसा तो नहीं है। मेटल से इलेक्ट्रिसिटी भी तो बहुत अच्छे तरीके से पास कर सकता है। तो मेटल्स आर नॉट ओनली अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि मेटल के अंदर से करंट बहुत इजीली पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो सकता है। दैट इज मेटल्स अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। मेटल्स अपने अंदर से करंट को अलाउ करता है पास करने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब साउंड जनरेट करता है। कैसे साउंड जनरेट करेगा? मेटल प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। अगर आपके पास कोई एक आयरन का रॉड है, उसे आप जोर जोर से ऐसे ऐसे अगर बीट करोगे तो डेफिनेटली वो साउंड जनरेट करेगा ना। तो मेटल्स क्या होता है, कोई भी हार्ड सरफेस से अगर वो हिट होता है तो वो क्या करता है, साउंड जनरेट करता है। इसीलिए तो हमारा स्कूल का जो बेल है जो कि मेटल का बना हुआ रहता है, क्योंकि उससे क्या होता है, साउंड जनरेट होता है। चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक बेल हो, चाहे वो आपका नॉर्मल मैनुअल वाला बेल हो, लेकिन स्कूल बेल्स आप देखोगे, नोटिस करोगे, मोस्ट ऑफ द स्कूल में वो बेल क्या रहता है, मेटल का ही बना हुआ रहता है, ताकि साउंड प्रॉपर वे में जनरेट हो पाए, क्योंकि मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया मेटल के प्रॉपर्टीज। हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़े? सोनोरस, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हमने पढ़ा। मेलिएबिलिटी यानी कि आप थिन शीट्स में उसे ड्रॉ कर सकते हो। डक्टिलिटी यानी कि आप थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो। हार्डनेस यानी कि मेटल बहुत हार्ड होते हैं। और मैंने बताया था सबसे पहला पॉइंट दैट वाज मेटालिक लस्टर, यानी कि मेटल का सरफेस क्या होता है, बहुत लस्टरस होता है, यानी कि शाइनी सरफेस होता है मेटल्स का। तो अच्छा स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू कॉपी डाउन द नोट्स you can just take a screenshot of this video lecture, or you can pause the video and copy the notes in your copy. Okay students, now let's move to the next topic. The next topic is नन मेटल्स। नन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? मेटल्स के एग्जाम्पल तो हमने देखे थे, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, बाकी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो नन मेटल्स के एग्जाम्पल में क्या आता है? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मेनी मोर आर देयर। एक्चुअली पढ़ेंगे हम सबके बारे में, आगे में पढ़ते जाएंगे। क्या बताया गया है? द नन मेटल्स आर इधर सॉलिड और गैसेस।
नॉन मेटल या तो सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं या तो गैसियस फॉर्म में होते हैं। मेटल्स किस फॉर्म में रहते हैं स्टूडेंट्स? मेटल्स नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में ही तो रहते हैं ना। गैस फॉर्म में कोई मेटल एग्जिस्ट करेगा क्या? नॉर्मली नहीं करेगा। गैसियस फॉर्म में मेटल एग्जिस्ट क्यों? गैसियस फॉर्म में करेगा तो वो साउंड कैसे जनरेट करेगा? नेक्स्ट, गैसियस फॉर्म में वो ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करा पाएगा, ना ही वो हीट पास करा पाएगा। हीट और इलेक्ट्रिसिटी तो हटाओ, फिर भी हो सकता है, लेकिन डक्टिलिटी, गैसेस को आप कैसे, थिन वायर और थिन शीट्स में डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी हो सकता है क्या? तो मेटल्स तो गैसियस फॉर्म में नहीं रह सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे अगर कोई एक्सेप्शन भी हो सकता है। विल रीड अबाउट द एक्सेप्शंस ऑल्सो, पर पहले हम समझ लेते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स का एग्जाम्पल, नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स के बारे में क्या बताया गया है कि ये नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्ट ब्रोमीन। मीन्स हेयर ब्रोमीन इज एन एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल, ऐसा ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। अब आप ये मत समझ लेना कि अगर आपको ब्रोमीन दिया हुआ है और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रोमीन, आपको ये बता दिया गया कि ब्रोमीन इज इन लिक्विड फॉर्म, नाउ आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ मेटल और अ नॉन मेटल। Bromine, listen the question once again. Bromine is in liquid form. Bromine liquid form में आपको ये question में बता दिया गया है. Now you have to identify that whether it is a metal or it is a non-metal. आपको ये identify करना है. तो you need to remember this exception for that. यहाँ पे ढेर सारे exceptions आएंगे जो आपको याद रखना पड़ेगा, but it's very very easy. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या समझ लोगे कि आपको तो पता है कि ब्रोमीन तो एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स का ही। डेफिनेटली ये मेटल नहीं है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। तो यू राइट दैट ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल। चलो यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट, अब आता है एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के एक्सेप्शन की कुछ बात कर ली जाए। क्या बताया गया है पॉइंट नंबर 1 में? ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मीन्स सारे ही मेटल्स, मैंने आपको मेटल के एग्जाम्पल में मैंने आपको मरकरी का भी बात बताया था। जब मैं कंडक्टर्स ऑफ हीट की बात कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि मरकरी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मैंने आपको ऐसा बताया था। तो एक्चुअली क्या होता है कि मेटल्स के केस में मरकरी एक ऐसा एग्जाम्पल है, मेटल्स के केस में मरकरी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि क्या में फॉर्म में रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, रहता है ना सॉलिड फॉर्म में? जी नहीं स्टूडेंट्स, इस लाइन को फिर से अच्छे से पढ़ो। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, मीन्स मरकरी के अलावा आपके सॉलिड फॉर्म में सिर्फ मरकरी कैसे रहेगा? आप आयरन ले लो, आप ले लो एल्युमिनियम, ये सारे के सारे चीज़ को आप रूम में रखो ना तो ये वैसे ही रहेगा, थोड़ी ना पिघल जाएगा रूम टेम्परेचर में। लेकिन मरकरी नहीं रह पाएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। सो मरकरी इज एन एग्जाम्पल कि ये सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता रूम टेम्परेचर में। नेक्स्ट क्या है? जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये एक्सेप्शंस की बात करें हम, ठीक है। नॉर्मली मेटल्स के तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये तो मैंने आपको बताया कि ये जल्दी मेल्ट तो नहीं होते हैं मेटल्स, ठीक है। बट गैलियम एंड सीजियम, गैलियम और सीजियम कुछ इस तरह के मेटल्स है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा लो है। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ वी कीप इन आवर पाम। मतलब ये सारे मेटल्स को अगर आप अपने पाम में, अगर आप अपने हाथों में भी रखते हो ना, तो भी ये मेटल्स क्या हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कि ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका कम है मेल्टिंग पॉइंट। मतलब इवन इफ वी डोंट नीड टू इवन हीट द मेटल, हीट दीज टू मेटल्स। गैलियम और सीजियम मेटल्स है और मेटल्स के नॉर्मली हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन ये दोनों इस तरह के मेटल्स है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही लो है। अगर आप इसे अपने हाथों में भी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं स्टूडेंट्स, हम बात कर लेंगे सारे ही एक्सेप्शन की। तो अब हमारा अगला एक्सेप्शन क्या कहता है? आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस। हमने तो ये पढ़ा था कि मेटल लस्टरस होते हैं, मतलब मेटल का जो बॉडी रहता है वो शाइनी सरफेस रहता है, मेटल हैज़ अ शाइनी सरफेस, यानी कि लस्टरस सरफेस होता है। लेकिन आयोडीन क्या है, मेटल नहीं है। अब आयोडीन आप देख लिए और देख लिए कि उसका सरफेस तो बड़ा लस्टरस सा है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि वो मेटल है, बिकॉज इट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल। तो आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन वो फिर भी लस्टरस है। ठीक है, अगला हमारा एक्सेप्शन क्या है? कार्बन, अगेन हमें पता है ये नॉन मेटल है, कार्बन तो नॉन मेटल ही है।
दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन के बहुत तरह तरह के फॉर्म्स होते हैं, कार्बन अलग अलग बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। समझ लो, कार्बन के हर एक फॉर्म को, जो भी सब्सटेंस अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो कार्बन का एक फॉर्म को हम क्या कहा जाता है, एलोट्रॉप कहा जाता है। डायमंड एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो एलोट्रॉप है। और एलोट्रॉप ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन का बहुत सारा फॉर्म है और उसके एक फॉर्म का हम बात कर रहे हैं। तो डायमंड क्या है, एक एलोट्रॉप है कार्बन का। नेक्स्ट, और डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, डायमंड को हम क्या कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। नोन एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मली मेटल्स के केस में हमने ये पढ़ा था कि मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन डायमंड क्या है, एलोट्रॉप है कार्बन का, और कार्बन क्या है, नन मेटल है, यानी कि डायमंड भी क्या है, एक नन मेटल है। ठीक है, तो डायमंड एक नन मेटल है और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। जबकि हमने ये पढ़ा था कि मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा कि डायमंड एक एक्सेप्शन है, यानी कि जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। एक और चीज़ क्या बताया गया, ग्राफाइट क्या है, ये एक दूसरा एलोट्रॉप है कार्बन का। ग्राफाइट इज अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, मीन्स अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन आप बोल सकते हो। इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये भी एक एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि मेटल से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से कंडक्ट हो सकते हैं, मेटल से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से पास हो सकता है, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ग्रेफाइट एक नन मेटल है, क्योंकि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, कार्बन अगेन यहाँ पे नन मेटल है, और ग्रेफाइट क्या है, इस कार्बन का ही एलोट्रॉप है, यानी कि ग्रेफाइट भी क्या हो गया, एक नन मेटल हो गया। लेकिन नन मेटल होने के बावजूद इससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से पास हो सकता है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया सारा एक्सेप्शन। फिफ्थ नंबर एक्सेप्शन क्या कहता है, alkali metals lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife. They have low densities and low melting points. ठीक है, तो अब हम ये समझ लेते हैं, मेटल्स तो हमने ये पढ़ा था कि बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एल्कली मेटल्स सब क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि वो सारे सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उसे ही हम कहते हैं एल्कली। तो एल्कली मेटल्स मीन्स वो सारे मेटल्स जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सारे मेटल्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं, जनरली तो मेटल का एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था हार्डनेस, लेकिन ये सारे मेटल्स इतने ही सॉफ्ट होते हैं कि आप इजीली उसे नाइफ से, चाकू से काट सकते हो। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इसका डेंसिटी भी बहुत लो होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। मोस्ट नन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। नॉर्मली जितने भी नन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, और मेटल्स क्या होता है, ये बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नन मेटल्स जितने भी रहते हैं ये क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, और मेटल जितने भी रहते हैं ये क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक तो अपना क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेंगे अपना अलग टॉपिक, लेकिन ये सारा एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ से कोई ना कोई एक्सेप्शन से पक्का क्वेश्चन आ जाएगा। और तो और जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में भी बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और आपको ये एक्सेप्शन से तो क्वेश्चन आता ही है डेफिनेटली, लेकिन ये वाला याद रखो, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आगे के टॉपिक्स में काम आएगा। नन मेटल से हमें एसिडिक ऑक्साइड मिलता है और मेटल से हमें बेसिक ऑक्साइड मिलता है, और नन मेटल से एसिडिक ऑक्साइड तभी मिलता है हमें जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब। ठीक है, यहाँ तक याद रखो। बस अब हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो अब हमें क्या बताया गया है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। मीन्स अगर आप मेटल्स को बर्न करो, डेफिनेटली एयर के प्रेजेंस में आप उसे बर्न करोगे। एयर यानी कि हमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, या फिर आपको यही पूछा जा रहा है, समझ लो कि मेटल्स, जब आप मेटल्स को जब जलाते हो एयर के प्रेजेंस में, यानी कि मेटल्स को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो
तो क्या फॉर्म होता है, एक्चुअली क्या हो जाता है, क्या फॉर्म होता है उस मेटल से, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो हमें क्या मिलता है, मेटल को अगर आप ऑक्सीजन के साथ अगर आप रिएक्ट कराओ तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड। इज इट क्लियर? मेटल को अगर आप एयर बताया गया, लेकिन एयर के प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न होता है ना, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होना यानी कि मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। कॉपर क्या है, एक मेटल है डेफिनेटली, उसे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें तो हमें क्या मिल जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर टू ऑक्साइड। नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं, एल्यूमिनियम, उसे भी हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब बड़ा ही इजी सा फंडा है, मेटल्स को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ, या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मेटल्स को अगर आप बर्न करो एयर के प्रेजेंस में, दोनों का मतलब सेम है ना, आपको दोनों तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को ट्विस्ट करके कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, या फिर आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मेटल्स को अगर आप बर्न करो एयर के प्रेजेंस में तो क्या होगा। दोनों ही तरीके से आप यही बोलोगे कि तब क्या होता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा डेफिनेटली। अब आगे क्या बताया गया, वी नो दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि हमने एसिड से क्या मिलता है, सॉरी नन मेटल से हमें क्या मिलता है, नन मेटल से हमें क्या मिलता है, एसिडिक ऑक्साइड, और मेटल से हमें क्या मिलता है, बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कि नन मेटल से हमें मिलता है एसिडिक ऑक्साइड्स और मेटल से हमें मिलता है बेसिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे यही बताया गया, वी नो दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, बट सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करता है। मेटल ऑक्साइड को तो नॉर्मली बेसिक ऑक्साइड्स में ही रहना चाहिए, बेसिक बिहेवियर ही शो करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जो कि दोनों ही क्या है, मेटल ऑक्साइड्स का ही एग्जाम्पल है, लेकिन ये एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करता है। Such metal oxides, which reacts with both acids as well as bases to produce salts and water, are known as amphoteric oxides. वैसे ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मीन्स जो कि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करता है। वैसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इज इट क्लियर? एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से, मैंने आपको बताया ना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से क्या होता है, मैंने बताया एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, ये एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करता है, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो अब हम देखते हैं एसिडिक बिहेवियर कैसे शो करता है, यानी कि ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमें देखना है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड साथ ही साथ बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये भी हमें देखना है। तो देख लिया जाए। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और उसके साथ मैंने ले लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि मैंने बताया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, दिस इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैंने एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया है, और एक बार मैंने इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है इसके साथ रिएक्ट कराया है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डेफिनेटली एक एसिड है, तो मैंने एक बार एल्युमिनियम ऑक्साइड को एक बार एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड को एक बार बेस के साथ रिएक्ट कराया गया। तो हमें क्या क्या मिला, देखो ये इसके साथ भी रिएक्ट हो गया, और यहाँ पे हमें मिल गया AlCl3 और H2O, और यहाँ पे हमें मिल गया NaAlO2 यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट, और हमें मिल गया H2O यानी कि वाटर। वाटर तो दोनों ही केस में मिल रहा है, लेकिन ये सब्सटेंस डेफिनेटली अलग होगा ना, ये दोनों कंपोनेंट्स अलग होंगे, तो यहाँ पे भी दोनों कंपोनेंट्स अलग होंगे। अब यहाँ पे क्या बताया गया, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। नॉर्मली मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। लेकिन बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और एल्कलीज फॉर्म करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, वो सारे सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज, ठीक है, टू प्रोड्यूस एल्कलीज। ये सारे क्या है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम क्या है, मेटल्स ही तो है, तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड ये सारे क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और एल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं।
देख लिया जाए, यहाँ पे ले लिया गया है सोडियम ऑक्साइड और इसे वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये इजीली डिसॉल्व हो गया, यानी कि ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया एल्कली। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो ले लिया गया है पोटेशियम ऑक्साइड, उसे भी वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया और हमें मिल गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब दिस इज अगेन एन एल्कली। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या मिल गया, हमें एल्कली मिल गया। अब अभी यहाँ पे क्या बताया गया, डिफरेंट मेटल्स सो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सारे अलग अलग मेटल्स ऑक्सीजन के तरह, ऑक्सीजन से क्या होता है, अलग अलग तरह का रिएक्टिविटी शो करता है। मीन्स कोई मेटल शायद ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है, कोई मेटल शायद अच्छे से रिएक्ट नहीं हो पाता है, मतलब बहुत स्लो रिएक्ट होता है, कोई मेटल शायद एवरेजली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो अब हमें वही समझना है। क्या बताया गया है, कुछ कुछ मेटल्स जैसे कि पोटेशियम और सोडियम ये इतना विगरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से कि अगर आप इसे ओपन में रख दो, मतलब अगर आप ऐसे ही अगर एटमोसफेयर में, मतलब समझ लो अगर आप रूम में अगर आप ऐसे ही अगर उसे रख दिए हो तो वो क्या हो जाएगा, इट विल कैच फायर, आग लग जाएगा उसमें। ठीक है, अगर आप सोडियम और पोटेशियम को ऐसे ही अगर रख दो, हेंस केप्ट इन केरोसिन ऑयल, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन रहता है ना, और ऑक्सीजन की वजह से ही तो उसमें आग लगता है सोडियम और पोटेशियम में, इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, इसे इसे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अगर आप इसे केरोसिन ऑयल में रखोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन से ये कम रिएक्ट कर पाएगा, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ये कम आएगा और ये थोड़ा सेफ रहेगा, इसमें आग एटलीस्ट नहीं लगेगा। और क्या बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर में भी नॉर्मली ये रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, इसका ये ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। सिल्वर और गोल्ड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है, और एट द सेम टाइम पोटेशियम और सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो हमने देख लिया ना कि किस तरीके से अलग अलग तरह के मेटल्स ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्टिविटी अलग अलग तरह का शो करते हैं। हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप उसे बर्न करोगे तो वो ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एट द सेम टाइम ये भी देखा कि कुछ कुछ ऐसे मेटल्स है जो कि नहीं रिएक्ट करता है इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर। So, okay students, if you want to get the notes, you can just take a screenshot of the video or you can pause the video and copy down the notes. और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।